अस्सलाम वालेकुम। आज माय डियर एक इक्वेशन नई किस्म की है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बर्नौलीज़ इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो पहले हमने जो लास्ट स्टेप डिस्कशन में जो देखा थी एक इक्वेशन, ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें अगर आप पीछे जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जहाँ पर Q है यहाँ पर कोई भी Y डिपेंडेंट पैरामीटर मौजूद नहीं था, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ Y थी ये साइड। जबकि यहाँ पर P एंड Q जो दो हैं ये ऐसे वेरिएबल हैं जो कम्प्लीटली X डिपेंडेंट हैं, Y से इंडिपेंडेंट हैं। इस इक्वेशन में आपने देखा कि राइट साइड पर y की पावर n की शक्ल में कुछ भी हो सकती है। n का मतलब 2, 3, 4, 1 से लेकर कुछ भी n कुछ भी हो सकता है। तो ये एक y डिपेंडेंट पैरामीटर मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशंस को हल करने के लिए हमने क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर आपको 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। दोनों स्टेप्स को हम देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसका सबसे पहला क्या स्टेप है कि हमने राइट साइड को इंडिपेंडेंट ऑफ y करना है। जो यहाँ पर पैरामीटर मौजूद है y डिपेंडेंट, उसको आप डिवाइड कर देंगे तो दूसरी तरफ आ जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि 1 ओवर y की पावर n इसके साथ भी आ जाएगा और 1 ओवर y की पावर n इसके साथ भी आ जाएगा, और यहाँ पर y जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास q रह जाएगा एंड q इज़ द फंक्शन ऑफ x कम्प्लीटली। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ये है कि जो सेकंड टर्म में, ये देखें ये चीज़ ये हो गई, सेकंड टर्म में आपके पास जो p है यानी कि x डिपेंडेंट जो हिस्सा है उसको बिल्कुल आप इग्नोर करें फ़िलहाल, उसके ऊपर हमने कुछ उससे कंसर्न नहीं है। ये जो चीज़ आपके पास मौजूद है ये चीज़ यानी कि y की 1 ओवर y की पावर n-1, इसको आप एक नए पैरामीटर नई चीज़ के साथ यानी कि z है यहाँ पर उसके बराबर पुट कर देते हैं कि हम कहते हैं कि y की पावर z इज़ इक्वल टू 1 ओवर y की पावर n-1। ये देखिए ये उन्होंने किया। और अब यहाँ पर जब हमने y को एलिमिनेट करना है तो dy ओवर dx को भी हमें फिर किसी न किसी तरीके को चाहिए। यहाँ इसका मतलब यह है कि dz ओवर dx इज़ इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पहले था n-1, जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ था, इसने उसको 1 माइनस n y की पावर n dy ओवर dx इज इक्वल टू dz ओवर dx। अब ये देखिए कि ये 1 माइनस n जो है ये कांस्टेंट है, इसको किसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे या किसी के साथ आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर कोई ख़ास फ़र्क उस पर नहीं पड़ता। तो उसकी बेसिक नेचर जो है इस इक्वेशन की, उसमें कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं आएगा माय डियर। ऑल डन। तो हम इसी चीज़ को देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। फिर ऑल डन जी। देखिए हमने इसको इसके साथ z के बराबर पुट कर दिया। जब ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम n-1 से डिवाइड तमाम टर्म्स को कर देते हैं तो ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरह की आ जाती है कि ये इक्वेशन आपके पास यूँ आ जाएगी। तो अब हमने इसको इसमें पुट कर दिया है और ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है जो कि पहले जैसी थी, जो कि लास्ट टर्म हमने पढ़ी थी। ये बिल्कुल वही चीज़ आ गई है कि 1 ओवर n 1 माइनस n जो है वो तो कांस्टेंट है, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड इज़ इक्वल टू क्यू। ये वो इक्वेशन है जो लास्ट डिस्कशन में हमने उसके मुताबिक हम करते हैं। इसको ज़रा समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो ये आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। फर्स्ट करें कि ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ प्लस वाई ओवर एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वो क्यू एन की वाई की पावर एन की जगह पर ये जो लास्ट ऊपर हमने इक्वेशन देखी है ये इक्वेशन, ये देखिए इसमें ये जो चीज़ है इसकी जगह पर यहाँ पर y की पावर 2 आ गया है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ताकि ये साइड जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ
वाई पैरामीटर। इसका मतलब ये जब डिवाइड करेंगे 1/y⁴n dy/dx प्लस ये जब डिवाइड करेंगे तो इस ऊपर वाली y ने जब नीचे वाली स्क्वायर आ जाएगा तो ये ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया 1/xy = 1/x²। अब मैंने आपसे पहले कहा कि x डिपेंडेंट जो है उसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पर हम सिर्फ ये इसका मतलब कि y वाली जो बात है वो 1/y है। 1/y को हम लोगों ने पुट कर दिया = z। जब 1/y को z पुट करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये किया इसने नेगेटिव साइन लिया, आप नहीं लेते, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों अगर ज़रूरत पड़ी तो जब इसको करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1/y² ना साथ इसके -1 आ जाएगा, और क्योंकि ये dy/dx = dz/dx। अब हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिया था तो इसका मतलब ये इसके साथ माइनस आएगा, क्योंकि जब ये y को ऊपर रखेंगे उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, जो कि नीचे आके फिर स्क्वायर हो जाएगा, और वही -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा था, जिसके नतीजे में इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है तो तमाम के साथ हम नेगेटिव से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -1/x² है, जो कि नेगेटिव साइन इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गया है, जो कि आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये प्रिंटिंग में इशू है इसका। तो अब जो इक्वेशन आपके पास आ गई वो कुछ इस तरह की आ गई। अब हम ये करते हैं, पहले हमने y डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट किया है, अब y z कर दिया। अब z को छोड़ दें, बकाया जो आपके पास x बचता है उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने बताया था और पिछली डिस्कशन में कि अलॉन्ग विद साइन x जो ये वेरिएबल है, यानी कि जो इसके साथ था वही चीज़ ये आ गई, यानी कि यहाँ पर पहले dy/dx था, यहाँ पर dz/dx है, तो इसका मतलब ये z आ गया। इसको छोड़ दें, बकाया जो भी चीज़ बची है वो -1/x आ जाएगी, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास। जब उसको लेंगे, उसका इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है ये माइनस लाग आ जाएगा, तो माइनस लाग x आ जाएगा। तो जब ये करेंगे तो नेगेटिव साइन ऊपर पावर की शक्ल में चली जाएगी, तो ये 1/x आपके पास आखिर में ई, चूँकि लाग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये चीज़ आपको इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल सा मेथड था पिछली में, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ ज़रब कर देते हैं तो वो जो आंसर है उसका इंटीग्रल जो होता है वो उन दोनों का मल्टीपल आता है, यानी कि यहाँ पर z है और 1/x, इनका इंटीग्रल यही हो जाएगा। और बकाया इस साइड को हम हल कर लेते हैं, 1/x से मल्टीप्लाई किया तो 1/x³ हो गया, प्लस c कांस्टेंट आ गया। तो जब इसको हल करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, आपके पास z/x था, नेगेटिव साइन इसके साथ है, तो जब आप दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे z को किसके बराबर किया, 1/, जो z था दैट इज़ इक्वल टू 1/y के था, तो उसको इसमें दोबारा जब पुट करेंगे तो ये चीज़ आपके पास ये आ जाएगी, c इज़ द कांस्टेंट। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। एग्जांपल नंबर 16 की बजाय मैं नेक्स्ट और कोई एग्जांपल तलाश करता हूँ जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो, ताकि आपको फर्दर समझाने में और समझने में मेरे लिए आपके लिए भी कुछ आसानी हो जाए। चलें, ये एग्जांपल नंबर 17 को हम देखते हैं थोड़ा सा। ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा देखिए क्या है, वो कहते हैं कि सीकेंट x टेंजेंट x टेंजेंट y - e⁻x dx प्लस सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं इस तरह के dy/dx वाली टर्म को हमने जब बिल्कुल अलहदा किया तो ये चीज़ ये आ गई आपके पास, ये सीकेंट x टेंजेंट x टेंजेंट y - e⁻x और प्लस सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर y dy/dz। इसको दोबारा हमने जब करते हैं तो ये चीज़ आपके पास जो
एक्स डिपेंडेंट है, मैंने पहले बताया कि एक टर्म एक साइड को हमने बिल्कुल उससे वाई से फ्री करना है। जब वाई से फ्री करेंगे तो ये चीज़ आपके पास, इस टर्म को हमने ये देखिए, ये टर्म जो थी इसको हमने सीकेंट एक्स टेंजेंट वाई से डिवाइड किया, और टेंजेंट वाई से जब डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट आपको होता है साइन ओवर काज होता है, और सीकेंट जो होता है 1 ओवर काज होता है। जब आप इसको हल करोगे तो ये चीज़ आपके पास बिल्कुल, इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी वो चीज़ डिवाइड होकर आ जाएगी इसमें। तो जब, तो ये सारी चीज़ें इसके आपने ये सीकेंट इससे भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर वो चीज़ यूँ आपके पास एक नई रीअरेंज इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पर फिर मैंने कहा कि जो दूसरी टर्म है इसमें ये जो टेंजेंट वाई है इसको हम एक नया वेरिएबल z के तौर पर पुट कर देते हैं, तो इसको z इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो फिर क्या हो जाता है, आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है सीकेंट स्क्वायर y होता है, सीकेंट स्क्वायर y dy ओवर dx इज इक्वल टू dz। अब ये जो चीज़ है, अब ज़रा सोचें कि यहाँ पर आपके पास है सीकेंट, ये आपके पास गलत है, सीकेंट स्क्वायर नहीं होता, ये सीकेंट एक्स होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंट वाई होता है। तो ये मेरे ख्याल में स्प्रिंटिंग है यहाँ पर, इसको हम जब इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, ये सीकेंट स्क्वायर नहीं होगा, ये सीकेंट वाई, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। तो ये चीज़ आपके पास यूँ आ जाती है कि डी जेड ओवर डी एक्स, और इसको पुट करेंगे तो जेड आ जाएगा, बकाया आपके पास टेंजेंट वाई टेंजेंट एक्स हो जाएगा इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कास एक्स। अब हम वो ये इक्वेशन उससे पहले वाली इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर गई। तो इसमें मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि टेंजेंट एक्स को हम एक नया, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर जब इसको लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई की पावर एक्स टेंजेंट एक्स इज़ इक्वल टू लाग ऑफ सीकेंट एक्स। यहाँ पर आप देखिए, ये इसको लाग ने और इसको ख़त्म कर, ये सीकेंट एक्स हो जाएगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिंपल आपके पास क्या हो जाता है, जब मैंने बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल का डेरिवेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रल लेते हैं तो वो सिंपल उनका मल्टीपल आ जाया करता है। ये पहली इससे जो सोल्यूशन किया है, जो लास्ट डिस्कशन में हुई थी हमारी क्लास में, तो वो ये बात, तो ये उसका इंटीग्रल आ गया, तो ये ई की पावर एक्स काज एक्स सीकेंट एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए सीकेंट फिर काज होता है, 1 ओवर काज होता है। तो जब इसको 1 ओवर काज करोगे तो इसने इस काज को ख़त्म कर देना है, तो आपके पास सिंपल ई की पावर एक्स बच जाती है। तो हमारे पास ये इस, जब ई की पावर एक्स है उसका इंटीग्रल भी वही होता है, तो ये आपके पास आ गया जेड सीकेंट एक्स इंटीग्रल, इसका ये चीज़ आपके पास आ जाती है ई की पावर एक्स प्लस सी। अब आपको ये भी पता, दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें, सीकेंट हमने z किसको बराबर किया था, z इज इक्वल टू टेंजेंट y, इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट ज़रूर करेंगे वरना ये सोल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट होगा। ये 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, इसमें इंशाल्लाह आप मज़ीद इसमें प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा, आई शैल हेल्प यू माय डियर। ओके, बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब उम्मीद है कि ईद के बाद ही आपसे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और बहुत बहुत ईद मुबारक के साथ हैव ए नाइस एंड लेंथी वीकेंड। ओके, बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।